बच्चों आज हम बीएससी फाइनल ईयर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बेन ब्रिज एंड जॉर्डन डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ को पढ़ेंगे। ये जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ है बच्चों, इसको इन्वेंट किया था वो थे आपके बेन ब्रिज और जॉर्डन, जो साइंटिस्ट थे। तो उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा हुआ है। 1936 में इसको बनाया गया था। तो बच्चों जो आपका पहले वाला था, जो नॉर्मल बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ था, वो सिंगल फोकसिंग था। इसके अंदर जो फोकसिंग होगी वो डबल होगी। तो देखते हैं इसकी वर्किंग से पहले बच्चों इसकी एक बार कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसकी जो आपकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर सबसे पहले तो ऊपर क्या किया है हमने कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया है। डिस्चार्ज ट्यूब के बाद क्या ली हमने, ये S1 और S2 दो क्या हैं, स्लिट हैं, कोलीमेटर का काम करेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है बच्चों, आपका आयन सोर्स है। यहाँ से आपके क्या हैं, आयन आएंगे। इस S1 S2 जो कोलीमेटर का काम कर रहे हैं, इसके बाद बच्चों क्या होगा कि हमने दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, ये जो डार्क ब्लू लाइन से जिनको मैंने दिखाया है। और इनका जो रेडियस है बच्चों, इलेक्ट्रोड है, कर्व्ड इलेक्ट्रोड है ये, और इनका जो रेडियस है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। इसका भी 5 है, इसका भी 5 है रेडियस। इधर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियल होगी। रेडियल का मतलब क्या है बच्चों, टुवर्ड्स सेंटर। तो इसकी तरफ क्या है, इसकी डायरेक्शन होगी। आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये हमने आर क्या ले लिया है, रेडियस। इधर हमने क्या है, एक पंप लगाया है, किस लिए, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। ये जो आपकी इलेक्ट्रोड इनके साइड में क्या है, ये पूरा वैक्यूम होना चाहिए बच्चों। इसके बाद हमने एक स्लिट और ली है S3। जो आपके आयंस आएंगे S1 S2 से होते हुए फिर यहाँ क्या है, S3 से निकल आएंगे बाहर। इसके बाद 40 सेंटीमीटर का एक और डिस्टेंस लिया हमने। इस डिस्टेंस के बाद हमने यहाँ पे एक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, वो भी क्या है आपका रेडियल है, जिसको H से दिखाया है। इसके बाद जो आपके आयन है इस फील्ड से निकल के इधर क्या हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई हुई है। आपकी बीम क्या है वो इस फोटोग्राफिक प्लेट पे आएगी और वहाँ आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, जिसको आप स्टडी करके आप मास पता कर सकते हो। तो बच्चों अब देखो इसकी वर्किंग देखते हैं हम। इस वर्किंग के अंदर क्या है बच्चों, सबसे पहले क्या है आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर से आपके आयन आएंगे। ठीक है, इधर से आयन आएंगे आपके। ये हमने लिया है कि आयन, अभी बीम मत बोलो, इसको बीम नहीं कह सकते अभी ये कह लो कि इससे आयन आ रहे हैं आपके, जिनके जो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, 20 किलोवाट वोल्ट। तो बच्चों आयन इधर से डिस्चार्ज ट्यूब के इस एंड से इस साइड आएंगे। S1 क्या है, एक स्लिट है, इधर क्या है, S2 दूसरी स्लिट है। तो आपको पता है जब हम दो स्लिट लगाते हैं तो वो एज ए कोलीमेटर काम करते हैं। तो जब ये आयन S1 और S2 में से बाहर निकलेंगे तो हमें क्या है, वो कोलीमेटेड आयन बीम मिलेगी। अब क्या है बच्चों, ये बीम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगी, जो रेडियल फील्ड है आपका। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, इसकी वैल्यू क्या है, 1200 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर में जो फील्ड की मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगी, वो 1200 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। तो वो जब वो आयन इस फील्ड के अंदर एंटर करेंगे बच्चों, और एंटर करने के बाद इस पॉइंट से लेकर चलते 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 इस फील्ड के अंदर से इस पॉइंट तक पहुंचेंगे, तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से 127 डिग्री क्या है, बेंड हो चुके होंगे। यानी कि यहाँ पे जो आपका जो भी कुछ प्रोसेस हुआ है वो बताएंगे क्या हुआ है, उसके इफेक्ट के कारण क्या है, वो बीम π/√2 कह सकते हो, 127 डिग्री अपने ओरिजिनल पोजीशन से बेंड हो जाएगा। अब बच्चों देखो हुआ क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया टुवर्ड्स रेडियस। बच्चों जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आपका कोई भी पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ मूव करता है या बेंड होता जाता है रेगुलरली, तो वहां पे रीजन जो होता है वो होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बात यह है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वही प्रोवाइड करवाएगा।
तो बच्चों आपको पता है कि जब ये सर्कुलर मोशन होगा तो जो दो फोर्स होंगे आपकी, ये मैंने देखो यहाँ नोट किया है। एक फोर्स तो आपकी क्यू ई है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, दूसरी फोर्स क्या आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है, और दोनों फोर्स क्या है आपकी इक्वल है। अच्छा दूसरी बात क्या है, इसको हमने इक्वल लिख लिया है, क्यू वी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। आपको पता है ये वैल्यू होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती है। क्यू क्या है चार्ज है, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर एम मास है, आर क्या है हमारा रेडियस है इस सेंटर से यहाँ तक का कैपिटल आर जो हमने ये लिया। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया बच्चों इक्वेट। अब आपको पता है कि इस केस के अंदर चार्ज है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड है और आर है, ये तीनों वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ से इस आर को आप इधर लिया, आर क्यू ई इक्वल टू एम वी स्क्वेयर। अब दोनों साइड क्या है 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आपके पास हाफ एम वी स्क्वेयर इक्वल टू हाफ आर क्यू ई आ जाएगा। और हाफ एम वी स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आर क्यू ई बाई 2 आ गई। अब हमें पता है आर भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। इस बात का मतलब क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है कि जब स्लिट S3 से हमारे आयन निकलेंगे तो उन सभी आयन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी, यानी कि कांस्टेंट होगी। या आप कह सकते हो जो आयन इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, जो भी पार्टिकल इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी हाफ आर मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई ई, जो इसको इस काइनेटिक एनर्जी को या जो इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे वही पार्टिकल आपके बीम की फॉर्म में एकजुट रह पाएंगे और वही एक साथ यहाँ से निकलेंगे। इसके अलावा जिनकी वेलोसिटी अलग होगी, जो हमने इक्वेशन यहाँ पे बनाई है, इस काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो या जो यहाँ पे v की वैल्यू थी, इसके अलावा उनकी कितनी भी वैल्यू हो, उससे ज्यादा हो चाहे उससे कम हो, चाहे थोड़ी सी कम हो चाहे थोड़ी सी ज्यादा हो, कितनी भी हो, उस एनर्जी और वेलोसिटी वाले पार्टिकल यहीं पे क्या हो जाएंगे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे साइडों में, और वो S3 तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि क्या हुआ, जब इस पॉइंट से लेकर S2 से S3 तक हमारे आयन आए हैं तो बच्चों यहाँ पे आपकी क्या है फोकसिंग हुई है, और फोकसिंग का यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो क्या है काइनेटिक एनर्जी है। या आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी वाले ही जो आयन है आपके वो S3 से एक बीम की फॉर्म में निकलेंगे। तो एक फोकसिंग तो ये होगी बच्चों। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो आयन है आपके वो 40 सेंटीमीटर तक उसके बाद क्या है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेंगे। उसके बाद फिर से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या है एक हमने H जिससे दिखाया हमने H को, ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और इसको भी हमने क्या है बच्चों रेडियली अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ से फिर से हमारे पास तो फोर्स आ जाएंगे बच्चों, जैसे हमने वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकाली थी, यहाँ पे क्या है आपके पास ये हमारे पास जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स होती है F इक्वल टू क्यू वी बी। कौन सी फोर्स होती है मैग्नेटिक फोर्स, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों क्यू वी बी। तो जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स को आपने सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट किया था, ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स को आप इसको मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों फोर्सेज इक्वल हैं। तो बच्चों क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर आर, यहाँ पे आर आपको स्मॉल लेना, वहां पे हमने कैपिटल ले लिया। तो यहाँ से आर इस वी से एक वी कट जाएगा, आर क्यू वी बी इक्वल टू एम वी, और एम वी का आपको पता है क्या होता है मोमेंटम। तो बच्चों देखो यहाँ जो पी की वैल्यू आई है मोमेंटम आया है वो आर क्यू बी, यानी कि आर भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट और बी भी कांस्टेंट। इसका मतलब पूरी टर्म क्या है कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, अब आपके जो आयन थे बच्चों वो एक बार फिल्टर हो चुके हैं, यहाँ फिल्टर कह सकते हो, या वो छट चुके हैं, या वो बिल्कुल अलग हो चुके हैं बाकियों से। और अलग होने का यहाँ पे जो क्राइटेरिया था वो काइनेटिक एनर्जी थी, सेम काइनेटिक एनर्जी वाले आगे आए थे। अब बच्चों क्या हुआ, इसको डबल फोकसिंग इसीलिए बोला है कि
मान के चलो 0.001% कोई भूला चूका आयन आ भी गया होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वाला बाई चांस कोई आ भी गया होगा, तो इस पॉइंट पे आने के बाद दोबारा से फिल्टर होगा, और वो फिल्टर कौन सा होगा बच्चों? मोमेंटम फिल्टर। यहाँ पे सेम काइनेटिक एनर्जी वाले इधर लीव आउट हो रहे थे इस तरीके से, इस मैग्नेटिक फील्ड से वो लीव आउट होंगे जिनकी मोमेंटम सेम होगी, और वो मोमेंटम अभी जो मैंने ये बताई थी बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वो मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? RQB, और ये वैल्यू भी क्या होगी? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि इस मैग्नेटिक फील्ड से जो आपके आयन लीव आउट होंगे उनके कांस्टेंट मोमेंटम होगी RQB, और जो इस मोमेंटम को फॉलो नहीं करेंगे या जिसके पास RQB मोमेंटम नहीं होगा, वो बच्चों ये जो आपका पर्टिकुलर एक रीजन बनाया है हमने, ये वो इस रीजन से बाहर नहीं आ पाएंगे। कोई इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, कोई इस साइड। एक बीम की फॉर्म में सेम मोमेंटम जो कैरी करेंगे वो क्या है बच्चों? यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। और आगे हमने क्या लगाया है? एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई है बच्चों। इस प्लेट पे आपके क्या है? कॉन्टिन्यूस आयन बीम जाते रहेंगे, और आपको क्या है? एक पैटर्न फाइनली मिल जाएगा। उस पैटर्न को हम स्टडी करके क्या है वहां से आप अपना मास डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जो नॉर्मल आपका बेन ब्रिज था उसमें और इसमें बच्चों यही फर्क था। अच्छा, इधर जो यार इस मैग्नेटिक फील्ड से जब ये पास होंगे बच्चों, तो इधर भी ये बैंड होंगे, और ये बैंड क्या होगा आपका? π/√3, या कह सकते हो 60 डिग्री। तो बच्चों ये भूल गया था मैं बताना, तो ये एंगल क्या होगा? यहाँ से जितने ये बैंड होंगे वो 60 डिग्री होगा। तो उस जो आपका नॉर्मल बेन ब्रिज है और इसमें बच्चों यही फर्क है कि उसमें आपका सिर्फ एक बार ही क्या हो रहा था? फोकसिंग थी। इधर क्या है? 2 बार आपकी फोकसिंग है, या कह सकते हो आपका आयन क्या है? 2 बार फिल्टर होगा। एक बार इस रीजन में फिल्टर होगा, उसके बाद इस रीजन में फिल्टर होगा। उसके बाद जो सेम मोमेंटम वाले हैं, बिल्कुल सभी आयन सेम एनर्जी सेम मोमेंटम, बिल्कुल जो हर एंगल से सेम है, वही क्या आपके फोटोग्राफिक प्लेट पे आएंगे। तो इससे हमारी जो बच्चों एक्यूरेसी है वो क्या है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसीलिए जो बेन ब्रिज एंड जॉर्डन स्पेक्ट्रोग्राफ है ये उससे ज़्यादा एक्यूरेट है। इसकी जो बच्चों एक्यूरेसी है वो 1 in 1 लाख। 1 in 1 लाख का मतलब बच्चों 1 लाख में से भी आप एक पार्टिकल को बिल्कुल अलग से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो इतनी एक्यूरेसी है बच्चों इसकी। तो ये आपका था बेन ब्रिज एंड जॉर्डन डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इधर अगर आपको ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। थैंक यू।